कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, टाइम मशीन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। वक्त बीतता है और जो बीत गया वो लौटता नहीं है, मगर टाइम मशीन में वक्त जैसे ठहर जाता है और ठहरा हुआ वक्त करीब से देखा जा सकता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साल 1951 में, जिसमें आपको नजर आएगा देश का पहला सफेद बाघ, जिसे वेजिटेरियन खाना भी पसंद था। जी हां, देश का पहला सफेद शाकाहारी बाघ। इसके अलावा आप अपनी नजरों के सामने देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी लेडी पायलट को। 1951 का एक सियासी अंधड़ भी आपको उठता नजर आएगा, जिसमें सोमनाथ के शिवलिंग के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू खफा हो गए थे राजेंद्र प्रसाद से। टाइम मशीन में आपको स्वदेशी साइकिल नजर आएगी, साथ ही देश का पहला वोटर भी नजरों के सामने से गुजरेगा। आपको दिल्ली के एक पॉश मार्केट का पाकिस्तानी कनेक्शन भी पता चलेगा। आखिर किस पाकिस्तानी के नाम पर उस बाजार का नाम रखा गया? तो 1951 की 10 अनसुनी कहानियां देखने के लिए चलते हैं जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में। मध्य प्रदेश के रीवा की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में छाया, जिसकी वजह बना व्हाइट टाइगर। भारत में पहला व्हाइट टाइगर 1951 में पाया गया। रीवा राजघराने के राजा मार्तंड को शिकार का बहुत शौक था। 1951 में जब राजा मार्तंड शिकार के लिए रीवा से लगभग 27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर इलाके में गए तो उन्हें बाघ का एक छोटा सा बच्चा नजर आया। ये शावक बमुश्किल 9 महीने का रहा होगा। राजा मार्तंड ने बाघ के इस बच्चे पर अपनी बंदूक तान दी। वो गोली चलाने ही वाले थे कि फिर अचानक उनका मन बदल गया। उस नन्हे से जीव को देखने के बाद राजा मार्तंड ने उसे मारने की बजाय पालने का मन बना लिया और वो उसे अपने साथ राजभवन ले आए। ये बाघ रीवा राजघराने का हिस्सा बन गया और इसका नाम रखा गया मोहन। दरअसल मोहन कोई ऐसा वैसा बाघ नहीं था, ये दुनिया का पहला सफेद बाघ था, यानी व्हाइट टाइगर। 60 और 70 के दशक में मोहन की वजह से रीवा की रियासत सफेद बाघों की धरती कही जाने लगी। 19 साल में मोहन ने कई बाघिनों के साथ मिलकर 34 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से 21 सफेद थे। मोहन के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने डाक टिकट भी जारी की। मोहन की शोहरत इस कदर थी कि लोगों की खास फरमाइश पर इसे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के टूर पर भी ले जाया गया। उन्नीस 1951 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम और शिवलिंग की स्थापना होनी थी। इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जब ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता चली तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि वो इस कार्यक्रम में ना जाएं। नेहरू ने तर्क दिया कि भारत सरकार का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी इससे अलग रहना चाहिए, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में राष्ट्रपति अगर खुद को किसी धर्म से जोड़ता है तो इसका गलत संदेश जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के इस पत्र का जवाब भी दिया। मुझे अपने धर्म पर पूरा भरोसा है और मैं खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह नहीं मानी और 11 मई को वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बॉलीवुड में जहां ऑडिशन के लिए बकायदा एक कास्टिंग टीम होती है, वहीं 1951 में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद ही कलाकारों का ऑडिशन लेते थे। लेकिन ये ऑडिशन लड़कों की तुलना में महिला कलाकारों के लिए काफी मुश्किलों भरा होता था।
1951 में डायरेक्टर अब्दुल राशिद करदार की इन फोटोज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑडिशन कितना चैलेंजिंग होता था। उस दौर में ऑडिशन देने के लिए लड़कियां घर से तैयार होकर नहीं आती थी। उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने ही तैयार होना पड़ता था, जहां लड़कियों के पूरे लुक को भी बारीकी से चेक किया जाता था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने कपड़े चेंज करना उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी और उसके लिए लड़कियों को काफी बोल्ड होना पड़ता था, और अगर वो कलाकार रिजेक्ट हो जाती थी तो उसे समाज में अवहेलना का शिकार भी होना पड़ता था। 21वीं सदी में आज महिलाएं देश दुनिया से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्राएं कर रही हैं। वो जंगी जहाजों से लेकर फाइटर जेट, स्पोर्ट्स बाइक्स और रेसिंग कार तक चला रही हैं। लेकिन 50 के दशक में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। महिलाओं के लिए अकेले बाहर निकलना तक मुश्किल था। लेकिन प्रेम माथुर की सोच अलग थी। कम मौकों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद प्रेम भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बन गईं। 1924 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मी प्रेम माथुर बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को पंख दिए उनके भाई और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के कैप्टन अटल ने। अटल प्रेम को डराने के इरादे से राइड पर ले गए थे। इस दौरान प्रेम को डराने के लिए उन्होंने कई हवाई करतब दिखाए, लेकिन डर की जगह प्रेम को काफी मजा आया। ये देख उनके भाई ने प्रेम से कहा कि वो भी पायलट बन सकती हैं। बाद में प्रेम माथुर को डेक्कन एयरवेज हैदराबाद के निजाम की एयरलाइन से सबसे पहले ऑफर मिला। प्रेम से हवाई जहाज उड़ाने से जुड़े कई सवाल किए गए और उन सब में वो पास भी हो गईं। बतौर कमर्शियल पायलट प्रेम की ये पहली नौकरी थी। डेक्कन एयरवेज में काम करने के दौरान प्रेम ने इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और लेडी माउंटबैटन जैसे वीआईपी लोगों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह भारत भी किसी महिला पायलट को नौकरी देने वाला पहला देश बन गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में जनता खुद अपनी सरकार चुनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ? पहली बार वोट कब डाले गए और वोट डालने वाला सबसे पहला वोटर कौन था? वैसे तो संविधान लागू होने के बाद भारत में पहली बार आम चुनावों के लिए फरवरी 1952 में वोट डाले गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ठंड और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए वहां 5 महीने पहले ही चुनाव करा लिए गए थे। इस तरह हिमाचल प्रदेश का किन्नौर पहली ऐसी जगह बन गया जहां देश में सबसे पहले चुनाव करवाए गए, जबकि किन्नौर के ही श्याम शरण नेगी ने इन चुनावों में सबसे पहले वोट डाले थे। श्याम शरण नेगी उस वक्त 33 साल के थे। श्याम शरण नेगी की उम्र अब 104 साल है और उन्होंने पिछले आम चुनावों में भी वोट डाला था। श्याम शरण हिमाचल प्रदेश के उन 1011 मतदाताओं में भी शामिल हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। देश में करीब 2.5 साल पहले एनआरसी के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब से ही इस मुद्दे पर अक्सर सियासत देखने को मिलती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का ख्याल कहां से आया, कब आया और इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं? जवाब है असम। जी हां, असम देश का इकलौता राज्य है जहां एनआरसी बनाया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो एनआरसी वो प्रक्रिया है जिससे देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे विदेशी लोगों को खोजने की कोशिश की जाती है। असम में आजादी के बाद 1951 में पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना था, यानी पहली दफा एनआरसी को जवाहरलाल नेहरू के दौर में असम में लागू किया गया था। इस सिटीजन रजिस्टर को लागू करने की सबसे बड़ी वजह थी सन 1947 का बंटवारा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए
लेकिन उनकी जमीनें असम में ही थीं, जिस वजह से इन लोगों का आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा। इस समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1951 में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू किया गया। गणतंत्र बनने के बाद एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आया जब भारत को फर्स्ट एशियन गेम्स होस्ट करने का मौका मिला। 4 मार्च 1951 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एशियन खेलों का उद्घाटन किया। एशियन गेम्स में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश शामिल थे। हालांकि इन खेलों में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद चरम पर था। दोनों एक युद्ध भी लड़ चुके थे। पाकिस्तान ने इस खेल आयोजन में शामिल न होने का फैसला लिया। एशियन गेम्स में 24 गोल्ड मेडल जीतकर जापान ने अपनी धाक जमाई थी, तो वहीं भारत के खाते में भी 15 गोल्ड मेडल आए थे। इकहत्तर सालों में खान मार्केट ने देश दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है, या कह सकते हैं कि खान मार्केट नाम ही काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खान मार्केट की नींव साल 1951 में पड़ी थी? जी हाँ, दिल्ली के पुराने और मशहूर बाजारों में से एक खान मार्केट की स्थापना 1951 में हुई थी। खान मार्केट का नाम सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफर खान के नाम पर रखा गया है, जो आगे चलकर पाकिस्तान के बड़े नेता बने। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के हिस्से से भागकर आए कारोबारियों को यहाँ कारोबार के लिए जगह दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अब पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा नाम से भी जाना जाता है। मैथ से पढ़ाई करने वाले लगभग 90% छात्रों का सपना होता है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले सकें, और स्टूडेंट्स की इस विश लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है आईआईटी खड़गपुर। दुनिया के टॉप एजुकेशनल संस्थानों में शुमार आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंगाल में की थी। वर्तमान परिसर का लेआउट और इमारतों का डिजाइन एक स्विस वास्तुकार वर्नर एम मोजर के मार्गदर्शन में किया गया था। वक्त चाहे कोई हो, दौर कितना ही आधुनिक क्यों न हो, लेकिन साइकिल की सवारी कभी गुजरे दौर की बात नहीं हुई। चाहे फिटनेस फ्रीक हो या फिर सामान्य लोग, सड़कों पर साइकिलों की सवारी करते हुए लोग आज भी दिख ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में साइकिल क्रांति कौन लेकर आया? जानकी दास कपूर ने 1951 में एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी उन्होंने एक टिन शेड के नीचे से शुरू की थी, और सबसे पहले यहाँ सिर्फ साइकिल की गद्दियां ही बनाई जाती थीं। इसके बाद 1952 में इसी फैक्ट्री में पहली साइकिल बनाई गई। पहले साल फैक्ट्री में कुल 12,000 साइकिलें बनाई गईं, और उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त साइकिल स्टेटस सिंबल थी, लेकिन एटलस ने इस सवारी को आम लोगों तक पहुंचा दिया। 1958 में एटलस ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा, और उसके बाद मिडिल ईस्ट, म्यांमार और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में इस कंपनी की बनी साइकिलें एक्सपोर्ट की गईं। यहाँ तक कि 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स के लिए भी एटलस ही साइकिलों की आधिकारिक सप्लायर थी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि आजकल के नेता एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि 1951 में भी हाल कुछ ज्यादा अलग नहीं था। उस वक्त भी सोमनाथ के शिवलिंग को लेकर दो कद्दावर नेताओं में मनमुटाव हो गया था। यानी वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बीत चुका है, लेकिन सियासत का डीएनए खास नहीं बदला है। तो आज आपने देखा वो साल जब भारत
4 साल का हुआ था। कल बारी है 1952 की और उस साल की 10 ऐसी ही ब्लैक एंड व्हाइट कहानियों की। सो डोंट मिस इट। कल इसी वक्त पर जी न्यूज पर मेरे साथ जरूर देखें टाइम मशीन। टिल देन स्टे सेफ। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.